टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गायनेकोलॉजी के अंदर। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप किसी भी साल के पेपर उठा लीजिए, आप हर अल्टरनेट ईयर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। या तो वो उसकी ओवेरियन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, या वो कभी आपसे यूट्राइन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या वो कभी ब्लीडिंग फेज का टाइम पूछ लेगा, या वो कभी आपसे क्वांटिटी पूछ लेगा कितना ब्लड लॉस होता है। कई बार वो हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट पूछ लेगा, कई बार वो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन के बारे में पूछ लेगा। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अब हम गायनिक का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब जो भी डिस्कशन होगा अभी हम गायनिक से रिलेटेड करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्योरीज हो पुराने प्रीवियस टॉपिक्स के, आप उससे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल रिजॉल्व दैट। तो यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रखूंगा मैं। इसको मैं मिक्स नहीं करूंगा। बहुत से ऑथर्स ऐसा करते हैं, जब वो पढ़ाते हैं तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओवेरियन साइकिल करके वो एक अलग से साइकिल बताते हैं, और एक यूटेराइन साइकिल करके वो अलग से साइकिल बताते हैं। यानी कि जो ये पूरा फेज हो रहा है 28 डेज का, इसमें ओवरीज में क्या क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और यूट्रस में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत बार इसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है। मेरी कोशिश ये रहेगी हम इस डिवीजन को फॉलो ना करें। इस डिवीजन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम साइकिल्स को दो तरीके से डिवाइड कर देंगे, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन इस तरीके से होगा कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो ओवेरियन साइकिल अकेली समझ लेते हैं अच्छे से और उनको लगता है होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट, या वो सिर्फ यूट्राइन साइकिल पे अच्छे से फोकस करते हैं और उनको लगता है हो गई। तो यहाँ पर हम ऐसा डिवीजन को फॉलो नहीं करेंगे। हम इसको एक यूनिट और एक एंटिटी के समान समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे जरूर ओवरीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दोनों को फिर कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे कि एक साथ एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर। तो देखो, इसमें जो ओवेरियन साइकिल है ना, इस ओवेरियन साइकिल की स्टार्टिंग की बात करें तो ये ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हार्मोन एफएसएच आता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, ओवेरियन साइकिल की शुरुआत कब से होती है, बिगिनिंग कब से होती है। जैसे ही एफएसएच का लेवल बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होने लगता है, वहीं से आपको ओवेरियन साइकिल देखने को मिलती है। अब उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। ओवरीज के अंदर ऐसे मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स आपको इस टाइप से ओवरीज के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब भी ये एफएसएच बढ़ करके आता है, तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, इसमें से तीन चार फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अपने आप को डेवलपमेंट दिखाते हैं। इसके अंदर होते बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, बट इसमें से सिर्फ तीन या चार फॉलिकल्स अपने आप सिलेक्टिव नेचर के थ्रू ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, मैच्योरिटी स्टार्ट कर देते हैं। उन तीन चार फॉलिकल्स में से भी सिर्फ एक फॉलिकल ऐसा होता है जो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो पाता है। बाकी दो तीन जो फॉलिकल्स है वो धीरे से खत्म हो जाते हैं वहां पे। तो यहाँ पर एक फॉलिकल आपको प्रॉपर तरीके से मैच्योर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब चूंकि क्या है, फॉलिकल्स तो मल्टीपल है, यहाँ पर मैच्योर एक ही फॉलिकल हो रहा है, तो आपने बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे सुने होंगे। आपने यहाँ पर प्राइमोडियल फॉलिकल वर्ड सुना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल वर्ड सुना होगा, आपने यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल वर्ड सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर आपने सुना होगा। आपने एंट्रल फॉलिकल वर्ड सुना होगा, आपने एट्रेसिक फॉलिकल वर्ड सुना होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग यूज होते हैं। ये सारे के सारे नाम ना इस एक ही मैच्योर फॉलिकल के हैं। बस इसके अलग अलग फेजेस के दौरान इसके नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल हम तब बोलते हैं जब ये एकदम शुरुआती फेज पे होता है, जब ये बिल्कुल मैच्योरिटी स्टार्ट कराता है। यहाँ पर प्रेजेंट जो रहता है ना एकदम शुरुआती फॉलिकल, जिसपे एफएसएच आके काम करता है और वो मैच्योर होना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे हम इसे प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद जब ये तीन चार फॉलिकल्स, ये सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे, जब ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होके एक फॉलिकल बच जाता है, देन वी विल कॉल इट एज प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि यही सबसे लीडर है, यही सबसे मेन फॉलिकल है, जिससे आगे पूरा ओवुलेशन होने वाला है, पूरा हार्मोनल कंट्रोल आपको देखने को मिलने वाला है। आगे जब ये अपनी फुल पीक मैच्योरिटी पे चले जाता है, वी विल कॉल इट एज ग्राफियन फॉलिकल। इसका नाम बदल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है। और आगे जब ये और ज्यादा मैच्योरिटी पे चले जाता है, देन वी विल कॉल इट एज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम शब्द का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन हो चुका हो, यानी ओवम इसमें से निकल के बाहर चला गया हो। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेयर बची, जैसे ये फॉलिकल, इसके अंदर ओवम प्रेजेंट है। ओवम जब तक बाहर नहीं निकल रहा तब तक तो वो ग्राफियन है। जैसे ही ओवम बाहर निकल गया, ओवुलेशन हो गया, अब ये ऊपर की लेयरिंग ही सिर्फ खाली बच रही है, अंदर का ओवम तो चला गया है। तो ऐसी स्टेट में हम इसे क्या कहने लगेंगे, हम इसे कहने लगेंगे कार्पस ल्यूटियम। ठीक है,
तो ये नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं, हमें लगता है कोई अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर हमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं गायनेक और हमने ज्यादा डिटेल में ध्यान नहीं दिया है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये सारे एक ही चीज के नाम है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे इनके नाम यूज होंगे। तो सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना। ये टर्म्स जब जब आएंगे तब तब आप अंडरस्टूड करके चलना कि किस फेज की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी कि एफएसएच जैसे ही आता है वैसे ही ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यहां पर अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज में आपको मल्टीपल फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, विच आर कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल्स। यहाँ पर मल्टीपल हजारों फॉलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं ओवरीज में। इस हिस्से को जहां पर ये फॉलिकल्स होते हैं वहां वाले हिस्से को फॉलिकुलर एरिया कहा जाता है। इसके अलावा जैसे ही आपकी बॉडी में एफएसएच आता है, ये जो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पे काम करेगा जाकर के? ये इन फॉलिकल्स पे काम करेगा। उसके नाम में ही लिखा है कि वो किस पे काम करने वाला है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे ऑप्शंस को देख के कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा। शुरुआत में एफएसएच काम करता है, बाद की स्टेज में दोनों का काम आपको देखने को मिलता है, एलएच भी उस पे काम करता है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स पे, शुरुआती फॉलिकल्स पे जो हार्मोन काम करेगा वो करेगा एफएसएच काम। अब जैसे ही एफएसएच आता है तो ये एफएसएच क्या करने लगता है, आपके जो भी फॉलिकल्स होते हैं उन फॉलिकल्स को मैच्योर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इनका मैच्योर होना जरूरी है। अगर ये मैच्योर नहीं होंगे तो ओवुलेशन कैसे होगा, ओवम कैसे बड़ा होकर बाहर निकलेगा? तो यहाँ पर मैच्योरेशन का काम ये स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर ये जो मैच्योर फॉलिकल है, इस मैच्योर फॉलिकल को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के एक्शन और अलग अलग टाइप के हार्मोनल रिलीज आपको देखने को मिलेगी। उसका एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ही एफएसएच आपकी बॉडी में लेवल बढ़ाता है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो जैसे ही एफएसएच आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा, एफएसएच कौन से सेल से रिलीज होता है? चैट में बताइए, एंडोक्राइनोलॉजी आपकी हो चुकी है। एफएसएच कौन से सेल से रिलीज होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स, वेरी गुड। जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, मतलब किस पर बेसिकली ये काम करेगा? एफएसएच रिलीज तो आपके पिट्यूटरी से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, बट इसका मेजर एक्शन जो होगा वो ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रेनुलोसा सेल्स में ये जाकर के काम करेगा और वहां से किसको रिलीज कराएगा? फर्स्ट ये हार्मोन जो रिलीज कराता है, दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को ये रिलीज कराएगा। और एक और चीज को ये रिलीज कराएगा, दैट इज इनहिबिन बी। इस इनहिबिन बी की बात हम एंडोक्राइनोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जब हमने फर्स्ट लेक्चर में एंटागोनिस्टिक एक्शन देखा था कि कौन सा हार्मोन किसको बंद करता है, उस टाइम हमने इनहिबिन बी की बात करी थी, मेल्स में भी बात करी थी और फीमेल्स में भी बात करी थी। और हमने देखा था इनहिबिन बी ऐसा सब्सटेंस है जो जाके खुद ही एफएसएच को बंद कर देता है। एफएसएच इसको बनवा रहा है और ये जाकर के खुद एफएसएच को बंद कर दे रहा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिन थ्रू बी जो है ये एफएसएच के लेवल को डिक्रीज करने लगता है। मतलब कहानी ये है, जितना ज्यादा एफएसएच आएगा उतना ज्यादा इनहिबिन बी बनेगा और उतना जल्दी वो एफएसएच के लेवल को गिराएगा। तो यहाँ पर इनहिबिन बी का तो सिर्फ इतना सा रोल है, वो एफएसएच को रोकने का काम करता है। अब ये जो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एस्ट्रोजन जब बढ़ने लगेगा तो एस्ट्रोजन क्या कराएगा वहां पर? तीन चार चीजें कराएगा। सबसे पहली चीज वो कराएगा, जो एंडोमेट्रियम है आपकी, इसलिए मैंने बोला था कि हम दोनों साइकिल साथ में पढ़ेंगे, हम अलग से ओवेरियन साइकिल नहीं पढ़ेंगे कि हम सिर्फ ओवरी ओवरी के एक्शन देख ली कि एस्ट्रोजन ने एलएच को सिक्रीट कराना स्टार्ट कराया। हम इसको साथ में यूट्राइन साइकिल के कोरिलेट करेंगे। तो ये जो एस्ट्रोजन है, ये जैसे ही रिलीज होना स्टार्ट हुआ, ये एस्ट्रोजन कराएगा प्रोलिफरेशन। यूट्रस के अंदर जो, आपको पता है अलग अलग लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो जो अंदर की लेयर है ना, उस अंदर की लेयर का मैच्योरेशन या प्रोलिफरेशन ये स्टार्ट कर देगा एस्ट्रोजन जैसे ही आएगा। दूसरी चीज ये क्या करेगा, सेकेंड काम इसका भी यही होगा कि ये इस एफएसएच के लेवल को कम करे। बॉडी में जब भी कोई हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करने लगता है। तो ये एस्ट्रोजन इस एफएसएच का लेवल जो बढ़ रहा है ना, इस एफएसएच के लेवल को भी गिराने का काम करेगा। तो इनिबिन बी और एस्ट्रोजन दोनों ही जो एफएसएच बना रहा है, ये दोनों ही एफएसएच के लेवल को गिराने का भी काम कर रहे हैं। तो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन हो गया, यहाँ पर एफएसएच का लेवल गिर गया। थर्ड चीज जो ये स्टार्ट करेगा, वो ये बॉडी को सिग्नल भेजेगा कि हमें अब जरूरत है एलएच की। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा।
एलएच का लेवल इंक्रीज करेगा। तो अभी तक का जो कहानी हमने पढ़ी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ही एफएसएच बढ़ा, लास्ट हमारा जो साइकिल है वो एंड इसी पे होगी कि एफएसएच बढ़ेगा। तो जैसे ही एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे ही एस्ट्रोजन भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे ही इनिबिन भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब ये ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में सारी साइकिल हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा, कुछ डेज लगेंगे। अभी हम डेज पे आएंगे, पर अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल समझते हैं। एफएसएच बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, इनिबिन बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन और इनिबिन से देखा नहीं जा रहा कि एफएसएच क्यों इतना बढ़ रहा है, तो वो उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ में इनिबिन और तो कोई काम नहीं दिखाता है। एस्ट्रोजन जो है ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी करा देता है इस दौरान, क्योंकि उसको बेड तैयार करना है ना। जैसे ही ओवुलेशन होगा, ओवम फैलोपियन ट्यूब में आएगा और फर्टिलाइज होगा, तो वो ओवम वहां से खसकता खसकता जो आपके सीलिएटेड सेल्स हैं वो उसको आगे पुश फॉरवर्ड करेंगे और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश फॉरवर्ड करेगा। तो उसको लॉज कहाँ होना है? यूट्रस के अंदर लॉज होना है। तो यूट्रस के पास एक बेड रेडी रहना चाहिए ना बच्चे को रखने के लिए, जायगोट को रखने के लिए। तो ये उस बेड को बनाने का काम कर रहा है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी माँ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो यूट्रस है वो एक बेड तैयार कर सके, जो भी ओवम आ रहा है, फर्टिलाइज ओवम, उसके लिए मेन उद्देश्य यही होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हो सके, उसके हिसाब से आती है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है, साथ में एफएसएच का लेवल कम होता हुआ मिल रहा है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। ये है, समझ लो, फेज 1। इसको आप ऐसे मान के चलो, फेज 1 या शुरुआती कहानी है, जो एक्शन मेनली हमें देखने को मिल रहा है एफएसएच की वजह से। अब यहां से फेज 2 स्टार्ट हो रही है। फेज 2 में क्या हो रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो बढ़ गया आपका। अब जितनी कहानी आगे की घटेगी ना, वो पूरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से घटेगी। ठीक है। अब अगर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, तो सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये जैसे ही बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होगा, इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड होता है 24 घंटे से 48 घंटे का, आगे हम उस पीरियड की बात करेंगे, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच जाएगा। बहुत एक्सेसिव आपको इंक्रीज इसकी देखने को मिलने लगेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। ये वर्ड आता है बहुत ज्यादा गायनिक के अंदर। एलएच सर्ज हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और इस पे क्वेश्चन भी बनता है, एलएच सर्ज हमें कब देखने को मिलती है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सेस में चले जाए, अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। जैसे ही एलएच सर्ज होगी, एलएच सर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विद इन रेंज, कंट्रोल्ड रेंज में रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एकदम पीक पे जाके फॉल होना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो पीक पे पहुंचेगा, जैसे एलएच सर्ज ऑकर होगी, वैसे ही तुरंत ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन का मतलब क्या है? ये जो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल था, पहले तो छोटा सा था, मैच्योर करते करते प्राइमरी फॉलिकल बना, देन वो ग्रेफियन फॉलिकल बना, उसके अंदर ओवम कंटेन है, ये ओवम बाहर निकल जाए। एक्सपल्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म और ओवम का मीटिंग नहीं होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर रिलीज हो जाना या निकल जाना। तो यहाँ पर ओवुलेशन का फिनोमिनन आपको देखने को मिलेगा एलएच सर्च के दौरान। जैसे ही ओवुलेशन होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था आपका, इसका नाम बदल जाएगा, और इसे हम बोलने लगेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से इसे जाना जाने लगेगा। कॉर्पस ल्यूटियम आप इसे कहेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हुआ क्या है यहाँ पर। एलएच आया है। एलएच क्यों आया है? क्योंकि एस्ट्रोजन ने उसको बढ़ाया है। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा है? क्योंकि एफएसएच बढ़ा है। तो एफएसएच बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, एलएच बढ़ा। एलएच ने क्या कराया? अपने पीक पे गया, ओवुलेशन कराया। ओवुलेशन कराने के बाद इसने कॉर्पस ल्यूटियम को बनवा दिया है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये अगेन 2-3 काम करने लगेगा, पर उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम एलएच को पढ़ रहे हैं ना, कि एलएच और क्या क्या चीजें करा रहा है। तो एलएच का पहला फंक्शन तो ये है कि इसने ओवुलेशन कराई है। इसने क्या कराई है? ओवुलेशन, फर्स्ट फंक्शन। अगर कोई आपसे कभी पूछे ना व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एलएच, या क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एलएच का फंक्शन क्या है, जैसे एफएसएच का फंक्शन मैंने बता दिया आपको, एस्ट्रोजन को बढ़ाना, इनिबिन को बढ़ाना, ग्रेनुलोसा सेल पे काम करना, ये एफएसएच का फंक्शन होता है। इनडायरेक्टली एलएच को बढ़ाना, ये भी एफएसएच का फंक्शन होता है। अगर कोई आपसे कभी पूछे ना एलएच का फंक्शन क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, एलएच का फंक्शन होता है ओवुलेशन कराना। एलएच का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को फॉर्म कराना। और बाकी के फंक्शन भी हम देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे कॉर्पस ल्यूटियम पे। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट को हम वापस कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहीं से। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी वो समझ आई क्या आपको? वहां तक तो कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी तक जो भी चीजें हमने स्टडी करी है, इतना तो क्लियर है ना? जी, अच्छे से समझना टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या हो रहा है, एलएच का एक और काम है यहाँ पर।
एक तो उसने ओवुलेशन करा दिया, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करा दिया। दूसरा, जब एलएच बढ़ता है तो ये एलएच जाता है थीका सेल के पास। ओवरीज में ग्रेनुलोसा सेल्स भी होते हैं और थीका सेल्स भी होते हैं। थीका सेल्स का काम क्या होता है? थीका सेल्स का मेजर काम होता है एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करना। कौन सी एक बीमारी है जिसमें हमने एंड्रोजन्स की एक्सेस पढ़ी थी? आपको एक डिसीज पढ़ा दी गई है जिसमें हमने एंड्रोजन्स की एबनॉर्मलिटी देखी थी, जिसमें फीमेल्स के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप हो रहे थे। एक डिसीज आपको पढ़ा दी गई, पीसीओडी आपको नहीं पढ़ाया गया और ना ही पीसीओडी में मेजर प्रॉब्लम आपको ऐसी मिलेगी, जिसमें फीमेल के अंदर फीमेल जेनाइटिलिया के साथ साथ मेल जेनाइटिलिया भी उगा है। एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। डाउन सिंड्रोम में मेल जेनाइटिलिया हुआ था क्या? कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हो आप? एम्बिग्यूनस जेनाइटिलिया किस डिसीज में पढ़ा है हमने? ये तो सिम्टम हुआ, ये किस डिसीज में मिलता है? इंटरसेक्स कहते हैं उसे, उस बीमारी। वेरी गुड। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया का जो टॉपिक है, जिसको एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं, ये टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया था। इस टॉपिक के अंदर आपने देखा था फीमेल्स के अंदर मेल जेनाइटेलिया एज वेल एज फीमेल जेनाइटेलिया आपको देखने को मिलता है, और वहां पर मेनली प्रॉब्लम जो आ रही थी वो एंड्रोजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज वाले एंजाइम्स की वजह से प्रॉब्लम आपको अराइज होती हुई देखने को मिल रही थी। तो एक डिसीज हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। आपने अगर उस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो आपको वहां पर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत आसानी से समझ आएगा एंड्रोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर थीका सेल्स पे बेसिकली ये काम करता है, एंड्रोजन्स पे मेजर इसका एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देता है। कैसे करेगा एंड्रोजन का फॉर्मेशन? ये क्या कराएगा बॉडी में, जो आपके जितने भी सपोज एस्ट्रोजन है या जितने भी दूसरे सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, उन सभी सब्सटेंस या तो एडिपोज टिश्यू होगा, उन एडिपोज टिश्यूज में जाएगा, या दूसरे स्किन में जाएगा, या किडनी में जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में जाएगा ये हार्मोन। और वहां पर क्या कराएगा, ये जो एंड्रोजन सिकल सेल से निकल रहे हैं, इन एंड्रोजन्स को एक प्रोसेस के थ्रू गुजराएगा, जिस प्रोसेस के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, विच इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। एरोमेटाइजेशन का फिनोमेनन करेगा। हालांकि इस टॉपिक की जरूरत हमें अभी नहीं है, ये टॉपिक की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम पीसीओडी पढ़ेंगे या हर्शुटिज्म पढ़ेंगे। पीसीओडी से भी ज्यादा हम जब हर्शुटिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे ना, फीमेल्स में बालों का उग जाना मेल के समान, वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तब ये टॉपिक फिर से घूम करके आएगा, एरोमेटाइजेशन। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एरोमेटाइजेशन की जरूरत नहीं है हमें, बट एक ये फंक्शन भी इसका होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे ना एलएच का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर ये एरोमेटाइजेशन का फिनोमिनन देगा, मतलब एंड्रोजन्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और अल्टीमेटली क्या करेगा, ये जो एंड्रोजन है एरोमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू गुजरेंगे, और ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ एफएसएच ही एस्ट्रोजन बनाएगा, एलएच भी एस्ट्रोजन बनाता है, पर एलएच डायरेक्टली एस्ट्रोजन को रिलीज नहीं कराता है ग्रेनुलोसा सेल से। एलएच एंड्रोजन्स को कन्वर्ट करने लगता है एस्ट्रोजन के अंदर, और जिसे हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे आगे के। तो यहाँ पर एक काम इसका ये भी होता है। इसलिए आप देखना मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो लास्ट फेजेस होती हैं, एंडिंग की जो फेज होती है, उसमें एस्ट्रोजन कांस्टेंट बना रहता है। शुरुआत में तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, देन एस्ट्रोजन हल्का सा फॉलो करके कांस्टेंट बना रहता है, डिक्रीज नहीं होता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन शुरू में होता ही नहीं है, आधी फेज के बाद उगना स्टार्ट होता है और आगे फेज के बाद वो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो एस्ट्रोजन एकदम से फॉल नहीं होता है। बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, और वो लिख के भी एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, खासतौर पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट 15 डेज जो है, फर्स्ट 14 डेज जो है उसमें एस्ट्रोजन आपको मिलेगा बढ़ा हुआ, और लिखते हैं लास्ट के 15 डेज जो है, 14 डेज है, उसमें प्रोजेस्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है। एस्ट्रोजन फर्स्ट में भी बढ़ेगा, एस्ट्रोजन सेकंड में भी बढ़ेगा। डोमिनेंस जरूर फर्स्ट स्टेज में एस्ट्रोजन का होगा, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और सेकंड फेज में डोमिनेंस जो मिलेगा वो प्रोजेस्ट्रॉन का मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड फेज में एस्ट्रोजन नहीं होगा। एस्ट्रोजन तब भी बड़ा रहेगा, क्योंकि एलएच जो है वो एस्ट्रोजन बनाता रहेगा वहां पर, एंड्रोजन्स का एरोमेटाइजेशन करके। इसके अलावा एलएच क्या करता है? इसके अलावा एलएच जो है, जब ये इंक्रीज होता है, तो यहां पर ये स्पेसिफिकली प्रोजेस्ट्रॉन को भी रिलीज कराता है।
प्रोजेस्टेरॉन को ये कैसे रिलीज कराएगा? ये कार्पस, ये ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस करेगा। ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस मतलब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाएगा। और जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा तो कार्पस ल्यूटियम मेनली रिलीज करेगा किसको? प्रोजेस्टेरॉन को। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन को इनडायरेक्टली ये रिलीज कराता है, किसके थ्रू? ल्यूटिनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा एक्सेस में आ जाता है तो साइकिल अपने आगे के फेज में चले जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने शुरुआत से जब पढ़े तो हमने देखा एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, जिससे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जिससे इनिबिन बढ़ेगा। एस्ट्रोजन और इनिबिन सप्रेस करेंगे एफएसएच को। ये जो बढ़ रहा एस्ट्रोजन है, ये एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन कराएगा, यूट्रस में बैट तैयार करवाएगा। एफएसएच के लेवल को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कम करेगा। एलएच के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। जब ये एलएच बढ़ेगा तो ये तीन चार काम एक साथ करेगा। एक तो ये ओवुलेशन कराएगा और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराएगा। दूसरा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा। तीसरा, ये एरोमेटाइजेशन का फिनोमिनन करवाएगा, जिसमें एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम ये करेगा। बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हमने, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ी अभी हमने। अब कार्पस ल्यूटियम बन चुकी है, नेक्स्ट स्टेज में इंटर करते हैं। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ओवुलेशन हो गया, ओवम निकल के चला गया, अब उसकी कहानी खत्म हो गई है। वो उधर फर्टिलाइज होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। बट यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बन चुकी है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी? ये भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगी। ये मेनली तीन हार्मोन्स को रिलीज करती है। मेजर जो इसका सिक्रीशन होगा, मेजर जो रिलीज होगी वो होगी प्रोजेस्टेरॉन की। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज क्वांटिटी में आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कुछ माइनर क्वांटिटी में एस्ट्रोजन भी बनाएगा, क्योंकि मेंटेन करना है लेवल। अगर एस्ट्रोजन फॉल हो गया तो तुरंत शेडिंग हो जाएगी, तुरंत ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये एस्ट्रोजन को भी फॉर्म करेगा। और ये एक और सब्सटेंस फॉर्म करता है विच इज इनिबिन ए। इनिबिन ए, ठीक है। तो ये तीन कंपाउंड्स यहाँ पर आपको मेजरली फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम सारी स्टेजेस को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक रफ आउटलाइन दे रहा हूं मैं आपको कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन बन रहा है मेनली? वो बन रहा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रीडोमिनेंस किसका मिलेगा आपको? प्रोजेस्टेरॉन के। अब प्रोजेस्टेरॉन जब बन जाता है तो इस प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है? एक के बाद एक सबके फंक्शन आते जा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसके लिए स्टार्ट करेगा? ये स्टार्ट करेगा एलएच के लिए और एज वेल एज एफएसएच के लिए। मतलब ना तो ये एफएसएच का लेवल बढ़ने देगा, ना ही ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने देगा। तो ये दोनों ही हार्मोन के साथ बहुत गलत हो रहा है। एफएसएच भी एस्ट्रोजन को बना रहा है जो उसके लेवल को कम कर रहा है, और एलएच भी प्रोजेस्टेरॉन को बनवा रहा है ल्यूटिनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। और प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली एलएच को भी सप्रेस कर रहा है। तो जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और वैसे वैसे एलएच और एफएसएच का लेवल डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप समझना। यहाँ पर एक चीज ये आपको देखने को मिलेगी। और जब एलएच कम होगा और एफएसएच कम होगा तो क्या होगा आपको? एलएच जो है वो मेंटेन किसको करके रख रहा था? एरोमेटाइजेशन की कंडीशन को मेंटेन कर रहा था। मतलब ये एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा यहाँ से। एलएच अगर कम होगा तो एस्ट्रोजन बनना यहाँ से बंद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो रहा था? ये जो एलएच था, ये प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज में भी रिस्पॉन्सिबल था। ये जो एलएच था ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा था। मेंटेन एंड फॉर्म, ठीक है। बनाएगा साथ में मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। तो जब एलएच का लेवल डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हम कार्पस ल्यूटियम को देखेंगे। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम छोटा होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, क्योंकि उसमें एलएच मिल ही नहीं रहा है। और तब इसका नाम बदल जाएगा। तब हम इसे एट्रेसिक फॉलिकल के नाम से जानेंगे। मतलब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये पूरा श्रिंक डाउन हो रहा है, खत्म होने के करीब करीब आ रहा है। तो यहाँ पर ये अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल एकदम शुरुआत में कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल एकदम मैच्योरिंग फॉलिकल को कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल जिसमें ओवुलेशन पहले होने वाला होगा, देन कार्पस ल्यूटियम बनेगा, कार्पस ल्यूटियम के बाद एट्रिस्टिक फॉलिकल बन जाएगा। ये एक ही चीज का नाम, बट अलग अलग टाइम जोन में हम उसे अलग अलग नाम से जान रहे हैं। तो कार्पस ल्यूटियम जब एट्रेसिक फेज में जाएगा तो अल्टीमेटली कार्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम का मेजर फंक्शन क्या था? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, एस्ट्रोजन रिलीज करना, इनिबिन ए रिलीज करना। तो यहाँ पर ऑल हार्मोन्स जो ये रिलीज करता है वो ऑल हार्मोन्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो साइकिल लूप में क्या जा रहा है?
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी, एस्ट्रोजन की डिक्रीज देखने को मिलेगी, इनिबिन की डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन फॉल होगा, वैसे ही देखो एस्ट्रोजन भी कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया। एंडोमेट्रियम जो लेयर है, उसको बना के रखने के लिए इन हार्मोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट डेज की बात कर रहे हैं अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एंडोमेट्रियल लेयर्स को बना के रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत जरूरी है और एस्ट्रोजन भी बहुत जरूरी है। अगर इनका लेवल फॉल होता है तो ये लेयर बनी नहीं रहेगी और ये लेयर टूट टूट के नीचे गिरने लगेगी, विच इज कॉल्ड एज मेंसेस, या ब्लीडिंग के नाम से हम उसे ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन फॉल होगा, जैसे ही एस्ट्रोजन बॉडी में फॉल होगा, वैसे ही आप देखेंगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी या मेंस्ट्रुएशन का फिनोमिनन आपको देखने को मिलेगा। और अब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही एस्ट्रोजन कम होगा, बॉडी हमेशा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है, बॉडी हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। तो एस्ट्रोजन जैसे ही कम होने लगेगा बॉडी में, बॉडी इसको डिटेक्ट करेगी। बॉडी बोलेगी कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तब तक ब्लीडिंग तो हो रही है, बट बॉडी फटाक से इसको डिटेक्ट करेगी। बॉडी बोलेगी एस्ट्रोजन को बढ़ाना है। एस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है? चैट पे बताइए। एफएसएच, वेरी गुड। तो बॉडी क्या करेगी? एफएसएच को बढ़ाएगी और ये सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। यहाँ से कहानी हमारी यहीं से शुरू हो रही थी। एफएसएच के बढ़ने से हमारी सारी कहानी शुरू हुई थी। ये एफएसएच क्यों बढ़ा था? क्योंकि पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन गिरा था। तो ये कहानी बिल्कुल घूम के वहीं पे आ गई, इसलिए इसको हम एक साइकिल बोल रहे हैं कि एक साइकुलर इवेंट के थ्रू अगर आप समझो ना, तो एक साइकुलर मैनर में हो रहा है। एफएसएच बढ़ रहा है, एफएसएच एस्ट्रोजन को बढ़ा रहा है, एस्ट्रोजन एफएसएच को कम कर रहा है, देन ये एस्ट्रोजन आपका आगे जाकर के ओवुलेशन करा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, एलएच को इंक्रीज करा रहा है। अल्टीमेटली एलएच जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्मेशन करा रहा है। कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली एफएसएच एलएच को सप्रेस कर रहा है और फिर वापस एफएसएच बढ़ जा रहा है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो पूरा साइकुलर इवेंट में आपको सारी कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरा हार्मोनल साइकिल होती है इसके अंदर, जिस तरीके से चलती है। क्या ये समझ आई आपको अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल की? हार्मोनल जो साइकिल है, क्या ये साइकिल क्लियर हुई आपको? ठीक है। एक तो जो हमने ये साइकिल में पॉइंट्स पढ़े, इन पॉइंट से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। दूसरी चीज, कई बार हो सकता है वो आपसे फेजेस के बारे में भी पूछ ले। ठीक है। अलग अलग किताबें अलग अलग टाइप की फेजेस इंडिकेट करती हैं। कुछ किताब में आप देखेंगे तो आपको मिलेगी एक फेज ब्लीडिंग फेज, सबसे पहले बहुत क्लियर है, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है। एक फेज आपको मिलेगी फॉलिकुलर फेज। अब इस फेज को भी अलग अलग टेक्स्ट बुक तीन तरीके से डिवाइड करती है: अर्ली फॉलिकुलर फेज, इंटरमीडिएट फॉलिकुलर फेज एंड लेट फॉलिकुलर फेज। ठीक है। इसके अलावा अगर आप और देखें तो वहां पर आपको ओवुलेटरी फेज देखने को मिलती है। ओवुलेटरी फेज मिलेगी, मतलब ओवम का रिलीज स्टार्ट होगा। इसके अलावा लास्ट फेज जो चलती है वो ल्यूटियल फेज आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, ल्यूटियल फेज। तो ऐसी अलग अलग फेजेस होती है जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग होगी, फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा, ओवुलेटरी फेज मतलब ओवम बाहर निकलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, और ल्यूटियल फेज नाम से ही बता रही है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो काम करता है वो सारा यहाँ पर चलता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको फेजेस भी देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है? नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? नॉर्मल साइकिल लेंथ कितनी होती है? 28 डेज। ठीक है। 28 डेज की साइकिल लेंथ नॉर्मल कंसिडर की जाती है। इसको अगर हम रेंज में काउंट करें, एक पर्टिकुलर रेंज में, तो इसको हम काउंट करते हैं 28 प्लस माइनस 7, मतलब 7 दिन ऊपर नीचे चल जाएंगे यहाँ पर। तो 21 डेज टू 35 डेज जो है, ये 35 डेज तक का नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। एग्जैक्टली मोर और लेस जो देखा जाता है वो 28 डेज हमेशा कंसिडर किया जाता है। बट अगर हम इसे रेंज में कन्वर्ट करें तो प्लस माइनस 7 हम देख लेते हैं, 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक का। इसलिए आप जब कभी भी पॉलीमेनोरिया की डेफिनेशन पढ़ोगे, या आप जब कभी भी ऑलिगोमेनोरिया की डेफिनेशन पढ़ोगे, पढ़ के देखना गायनिक में अगर आपको मिले, तो आप देखना ये दोनों साइकिल लेंथ जो है ना, इसमें पॉलीमेनोरिया वगैरह हम जब भी पढ़ते हैं या दूसरी साइकिल लेंथ ऑलिगोमेनोरिया पढ़ते हैं, हम हमेशा 35 डेज के बियॉन्ड ही बात करते हैं या 21 डेज के बियॉन्ड ही बात करते हैं।
कभी भी हम ये बीच की रेंज में बात नहीं करते, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज ये कंसिडर की जाती है। नॉर्मल ब्लीडिंग अमाउंट कितना होता है? अगर हम अमाउंट की बात करें तो नॉर्मल अमाउंट कितना रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा आपको? ड्यूरेशन तो हो गई। लगभग लगभग 50 ml ब्लड जो होता है इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, बट अगर हम रेंज में बात करें तो लगभग लगभग 25 ml इसकी वैल्यूज अलग अलग मिलेगी। कोई किताब 30 बोलेगी, कोई किताब 20 बोलेगी, बट बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। 25 ml टू 80 ml की जो रेंज है, इस रेंज को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है। शुरुआती वैल्यू अलग होती है, एंड की वैल्यू तो हमेशा 80 मिलती है आपको, बट लास्ट की जो रेंज होती है, शुरू की जो रेंज होती है, मतलब वो आपको डिफरेंस मिलेगी अलग अलग किताबों में। 50 ml हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि इतनी क्वांटिटी में जो ब्लड है वो नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो 3 4 5 फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं शुरू में, प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो शुरू में 3 4 5 डेवलप हो रहे हैं, इन 3 4 फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल जब बचता है, ये कितने दिन के अंदर होगा ये सारा चीजें? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 8th डे जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 8th डे के आसपास आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगी। डेज आप कैसे काउंट करोगे? डेज आपके स्टार्ट हो जाते हैं ब्लीडिंग फेज का जो फर्स्ट डे होता है ना, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, वहां से आपके दिन गिनना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग हमने बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हो गया है। एफएसएच बढ़ना साइकिल के अंदर स्टार्ट हो चुका है, बट फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन कम है, एस्ट्रोजन कम है, और यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन भी आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 4 5 डेज के बाद ब्लीडिंग इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि पूरी शेडिंग हो जाती है, और सेकेंड चीज तब तक का एफएसएच जो है वो रिस्पॉन्स लेवल के थ्रू बढ़ने लगता है। तो अगर आप नॉर्मल एफएसएच इंक्रीज की बात करो ना, एफएसएच अपने पीक पर पहुंचेगा उसके कितने दिन बाद होगा? 8वें दिन पे हो रहा है, मतलब 3 1 दिन बाद आपको देखने को मिलने लगता है। तो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज से हम दिन को काउंट करते हैं, 8वें दिन के आसपास आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो शुरुआती प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कब कन्वर्ट होते हैं? 8वें डे तक कर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछे एफएसएच का मेजर एक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो एफएसएच का मेजर एक्शन ओवरीज के अंदर अगर हम बात करें तो हमेशा हमें ग्रैनुलोसा सेल्स में देखने को मिलता है। अगर एलएच का एक्शन हम देखें मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो एलएच मेनली जो होता है वो थिका सेल्स पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थिका सेल्स से ये एंड्रोजन जो है वो एंड्रोजन के एक्शन पे काम करना स्टार्ट करता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस कराना स्टार्ट कराता है। जबकि एफएसएच जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स पे जाके एस्ट्रोजन को रिलीज कराना स्टार्ट कराता है। यहाँ से एंड्रोजन्स रिलीज होंगे और यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट है, कार्पस ल्यूटियम से भी क्वेश्चन बनते हैं। कार्पस ल्यूटियम की अगर हम बात करें तो कार्पस ल्यूटियम का आपसे पूछा जाता है लाइफ स्पान कितना होता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये लगभग लगभग 10 to 14 डेज के करीब करीब, या 10 to 12 डेज का टाइम अगर हम देखें, इतने टाइम तक का फॉर्म रह सकता है। ओवुलेशन डिटेक्ट करने का एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर एक फीमेल है, उसकी साइकिल लेंथ सपोज 30 दिन की है, तो उसमें ओवुलेशन कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आप जो भी साइकिल लेंथ होती है ना उसमें से 14 माइनस कर देते हैं। 14 जो है ल्यूटियल फेस हमेशा फिक्स्ड होती है। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है ना मेंसेस में, मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, ड्यूरेशन कम ज्यादा हो रही है, उसमें हमेशा आप देखना, आपको ये जो शुरुआत की फेजेस है ना, 3 4 फेज हमने पढ़ी थी, वो 3 4 जो फेजेस है इनिशियली, उन फेजेस में आपको कोई ना कोई गड़बड़ी देखने को मिलेगी। ल्यूटियल फेज हमेशा फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती। इसका टाइम ड्यूरेशन 14 डेज का जो है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज आपको होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमिनन होगा जब ये चेंज होगा। अदरवाइज ब्लीडिंग फेज चेंज होगी, फॉलिकुलर फेज चेंज होगी, ओवुलेटरी फेज जो है ये आपको चेंज मिलेगी। ओवुलेटरी भी ज्यादा चेंज नहीं होती, एक दिन की तो फेज होती है। ब्लीडिंग और फॉलिकुलर जो फेज होती है, ये दोनों फेजेस में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी हमें ओवुलेशन काउंट करना होता है फीमेल का, बीइंग एज अ डॉक्टर, पेशेंट के हिसाब से नहीं, पेशेंट को पता चल जाता है कहीं से कि 14th डे नॉर्मल साइकिल में ओवुलेशन हमें देखने को मिलता है। 28 दिन की साइकिल है तो लगभग 14वें दिन के आसपास ओवुलेशन होता है। तो पेशेंट काउंट करता है ब्लीडिंग से, कि जब ब्लीडिंग हुई है उससे 14 दिन, 10 से 14 दिन के बीच का जो पीरियड होगा, उसके आसपास का जो पीरियड होगा, वहां पर ओवुलेशन होगा। ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके से आप कभी काउंट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके से काउंट कर रहे हैं मतलब आप गलत काउंट कर रहे हैं। आपको हमेशा काउंट करना होता है उल्टे डायरेक्शन में।
आपको देखना होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की थी। लास्ट 3 साइकिल्स देखते हैं आप, 30 डेज, 30 डेज या 28 डेज। आप देख रहे हैं कि तीनों साइकिल में एक सिमिलैरिटी है, एक यूनिकनेस है, एक रैंडमनेस नहीं है कि एक साइकिल 14 दिन की आ गई, एक साइकिल 35 दिन की आ गई, एक साइकिल 17 दिन की आ गई। इसमें कोई काउंट नहीं करके बता सकता कि ओवुलेशन कब होगा। बट अगर आपको एक सिमिलैरिटी, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखने को मिल रही है साइकिल के अंदर कि 28 डेज मिल रहा है, 29 डेज मिल रहा है, 28 डेज मिल रहा है, मतलब एक काफी क्लोज रेंज देखने को मिल रही है। तो 3 साइकिल लेंथ आप देखते हैं, उन तीनों साइकिल लेंथ में से आप 14 14 14 माइनस करते हैं और आपको एक वैल्यू मिल जाती है। जैसे 30 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो यहाँ पर जो 16th डे होगा ना ब्लीडिंग फेज से, उसके करीब करीब आपको यहाँ पर ओवुलेशन का फिनोमेनन देखने को मिलेगा, ना कि 14वें दिन मिलेगा। तो इसको काउंट किया जाता है हमेशा ल्यूटियल फेज से, क्योंकि वो फिक्स्ड होती है, ना कि फॉलिकुलर फेज या ब्लीडिंग फेज के दौरान। ये चीज क्लियर हुआ आपको? क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेग्नेंट यूट्रस की, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, तो देखिए प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है, ये कार्पस ल्यूटियम खत्म नहीं होती है। कार्पस ल्यूटियम जो है, नॉर्मली इसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। प्रेगनेंसी अगर अचीव हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये श्रिंक डाउन नहीं होगी, ये एट्रेजिक स्टेट में नहीं जाएगी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और ये क्या करना स्टार्ट कर देगी कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर के। यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम जो है, आपका जो प्लेसेंटा बन चुका है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा बना है, क्योंकि ये जाकर एम्बेड हो गया है, यूट्रस है सपोज, ये यूट्रस का जो वॉल है उससे जाकर के आपका जो ये फीटस था या जो एम्ब्रियो था ये एम्बेड हो गया है। यहाँ पर प्लेसेंटल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल चुकी है, डेसिडियो फॉर्मेशन आपको देखने को मिल चुकी है, डेसिडियो से प्लेसेंटा बन जाता है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा या डेसिडियो फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गई। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ना, ये मेंटेन रहेगा, ये बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा काफी टाइम तक कर, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेसेंटा एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉल्ड एज एचसीजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से मुझे, एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? विच वाज रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एमएसएस ग्रेविडेरम के लिए भी, जो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में उल्टियां आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, जो सजेस्ट करता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन मतलब इंसान से, कोरियोनिक मतलब प्लेसेंटा से, और गोनेडोट्रोपिन मतलब एक हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, ये कार्पस ल्यूटियम को मैनेज करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम 14 दिन तक कर चल रहा था, वो कार्पस ल्यूटियम बढ़ करके कितने दिन तक चलने लगता है? 10 वीक्स तक चल सकता है। 10 वीक्स तक का ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को सप्लाई कर सकता है, निकाल सकता है वहां से। ठीक, कार्पस ल्यूटियम का काम क्या था? प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह को रिलीज कराना। तो 10 वीक्स तक कर ये मेंटेन कर लेता है, उसके बाद प्लेसेंटा अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने लगता है, तो प्लेसेंटा खुद का काम फिर खुद देख लेता है। तो 10 वीक्स तक कर ये यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम आपको प्रेजेंट देखने को मिल जाएगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ और एमसीक्यूज बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फेज आती है विच इज कॉल्ड एज मिड फॉलिकुलर फेज, मिड फॉलिकुलर फेज। ठीक है, जिसे हम इंटरमीडिएट फेज के नाम से भी जानते हैं। इसे मिड फॉलिकुलर फेज का मतलब ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइकिल का फर्स्ट डे है, साइकिल का 28 डे है, मिड फॉलिकुलर फेज यहाँ बीच में आएगी, बीच में आएगा ओवुलेशन। ठीक है, अगर साइकिल लेंथ 28 डेज की है, और पीछे आएगी ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, शुरू में ये पूरी ब्लीडिंग फेज चल रही है, और यहाँ पर चल रही है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो ये जो फॉलिकुलर फेज आपको देखने को मिल रही है, इस फॉलिकुलर फेज के बीच का टाइम, यहाँ का जो टाइम है ना, 14वें दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिड फॉलिकुलर फेज मतलब पहले और काफी पहले आपको जो टाइम मिलेगा, उस टाइम को हम मिड फॉलिकुलर फेज के नाम से जानेंगे। ब्लीडिंग फेज पर डिपेंड करता है ब्लीडिंग फेज कितने दिन चल रही है। ब्लीडिंग फेज 6 दिन चल रही है तो मिड फॉलिकुलर जो फॉलिकुलर फेज है वो छोटी हो जाएगी। अगर ब्लीडिंग फेज 4 दिन चल रही है तो फॉलिकुलर फेज लंबी हो जाएगी। तो उसके आधार पे आप दिन डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे यूजुअली अगर हम देखें तो 8वें 9वें 10वें दिन के आसपास आपको फॉलिकुलर मिड फॉलिकुलर फेज देखने को मिलती है। तो ये जो मिड फॉलिकुलर फेज है,
इस मिड फॉलिकुलर फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और वो इवेंट होता है शिफ्ट का इवेंट। इवेंट ऑफ शिफ्ट इज सीन इन मिड फॉलिकुलर फेज। शिफ्ट इवेंट क्या होता है? शिफ्ट इवेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी में जो एफएसएच बढ़ रहा था, अब वो एफएसएच बढ़ना रोक देता है, और धीरे धीरे बॉडी में एलएच का लेवल बढ़ना स्टार्ट होने लगता है। यानी जो एफएसएच आपका इंक्रीज हो रहा था, अब वो इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाने लगता है, और धीरे धीरे बॉडी में एलएच का लेवल बढ़ना स्टार्ट होने लगता है। और ये सारी कहानी कब हो रही है? मिड फॉलिकुलर फेज में। क्योंकि अगर एलएच बढ़ना स्टार्ट होगा तभी तो जाके वो एलएच सर्ज की तरफ जाएगा, तभी तो एलएच अपने पीक पॉइंट पे पहुंचेगा और वहां पे ओवुलेशन कराएगा। तो ये एक शिफ्ट का फिनोमिनन आपको इंपॉर्टेंट है, जो मिड फॉलिकुलर फेज के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम लेट फॉलिकुलर फेज की बात करें, लेट फॉलिकुलर फेज में जो एलएच है, ये अपने पीक लेवल पे पहुंच चुका होगा। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी ये दो तीन जो फॉलिकल्स आपके पहले थे, साथ में ग्रो करना स्टार्ट हुआ था, और एक डोमिनेंट फॉलिकल था, तो ये अपना पूरा एक्शन सिर्फ इस डोमिनेंट फॉलिकल पे दिखाएगा। और ये दो तीन जो फॉलिकल साथ में ग्रो कर रहे थे, ये सारे एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी फॉलिकल्स के अलावा। जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स वहां पे ग्रो कर रहे थे, अदर फॉलिकल्स जो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रहे थे, वो अदर फॉलिकल्स पूरी तरीके से वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी इस एलएच के बढ़ते लेवल की वजह से। यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछ ले वो एस्ट्रेडियोल का लेवल या एस्ट्रोजन का लेवल जो है, वो कितना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने पीक पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 पिकोग्राम पर फॉलिकल से आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक फॉलिकल है तो यूजुअली 100 पिकोग्राम, या फिर इसको हम ऐसे भी काउंट करते हैं कई बार, 100 टू 200 पिकोग्राम पर एमएल। मेनोपॉज में कितना मिलता है एस्ट्रोजन का लेवल? चैट पे बताइए। ये पढ़ा दिया गया टॉपिक आपको, उसमें भी बताया था मैंने एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रेडियोल का लेवल। मेनोपॉज में एस्ट्रेडियोल या एस्ट्रोजन का लेवल कितना मिलता है? 20 पिकोग्राम। ठीक है। 20 पिकोग्राम पर एमएल के करीब करीब हम काउंट करते हैं, और यही लेवल जो होता है 10 to 20 वाला, ये हमें प्यूबर्टी के टाइम भी देखने को मिलता है। तो एक ये आप याद रखेंगे। एस्ट्रोजन जब जैसे ही अपने पीक लेवल पे पहुंचते हैं, ये उसका पीक लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। मतलब एफएसएच अपने पीक पर था, उसकी वजह से एस्ट्रोजन अपने पीक पर पहुंचा, देन एस्ट्रोजन ने एफएसएच के लेवल को गिरा दिया। क्योंकि ये अपने पीक पर है, तो ये एफएसएच पीक पर नहीं रह पाएगा अब, क्योंकि एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो एस्ट्रोजन खटाक से एफएसएच को गिरा देगा, और एस्ट्रोजन जो है ये रिलीज करा रहा है एलएच को। तो यहाँ पर एलएच अपने पीक पे पहुंचने वाला है। क्योंकि एस्ट्रोजन अपने पीक पर पहुंच चुका है, तो धीरे से एस्ट्रोजन इस एलएच को अपने पीक पे पहुंचा देगा, और एफएसएच को अपने लोएस्ट वैल्यू पे पहुंचा देगा। तो जो एलएच पीक पे पहुंचेगा उसे हम कहते हैं एलएच सर्ज। तो एलएस सर्च के जस्ट अगर हम देखें, तो एलएस सर्च से आपको लगभग लगभग 36 घंटे पहले का जो टाइम होता है, 36 आवर पहले का टाइम जो होता है, उस टाइम पे आपको एस्ट्रोजन अपने पीक पर मिलेगा। और एलएस सर्च का मतलब क्या होता है? एलएस सर्च का मतलब होता है ओवुलेशन। मतलब कि जो ओवुलेशन का फिनोमिनन हो रहा है, उस ओवुलेशन का फिनोमिनन का मतलब क्या है? एलएच की सर्च हो चुकी है वहां पर। यानी उससे 36 घंटे पहले का जो टाइम है, वहां पर एस्ट्रोजन जो है, ये अपने पीक लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे आपको देखने को मिलता है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? सिंपल तरीका है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप एक काम करेंगे, आप पेशेंट के अंदर जो उसकी लास्ट 3 साइकिल लेंथ है उसको काउंट करेंगे, और उसमें से 14 को माइनस करेंगे तो आपको ओवुलेशन मिल जाएगा। उसमें से 36 माइनस करेंगे तो आपको एस्ट्रोजन पीक टाइम मिल जाएगा। एस्ट्रोजन अपने पीक टाइम पे कैसे पहुंचा है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। जब ओवुलेशन होने वाला होगा, जिस टाइम पे ओवम बाहर निकलने वाला होगा, उस दौरान अगर हम बात करें, तो उस दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, मतलब ये वही वाला फॉलिकल है जिसमें से वो निकलने वाला है, इसका जो साइज होता है ये 20 mm के करीब हो जाता है। मतलब 2 सेंटीमीटर के करीब करीब इतना बड़ा साइज का हो जाता है ये ग्राफियन फॉलिकल। तो साइज वाइज अगर हम बात करें, तो ओवुलेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल अपने सबसे पीक साइज पर होता है। इसका जो पीक साइज, अभी हम पीक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ओवुलेशन में पीक आपको देखने को मिल रहा है ग्राफियन फॉलिकल का। हमने एलएच के पीक की बात कर ली, हमने एस्ट्रोजन के पीक की बात कर ली। अभी हम पीक पीक वाली सारी चीजें देख रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको 20 के करीब करीब इसका साइज देखने को मिलता है। ओवुलेशन के रिगार्डिंग यूजुअली यही कंसिडर किया जाता है कि 14 डेज पर ऑकर होता है, पर जब साइकिल लेंथ 28 डेज की हो तो। अगर साइकिल लेंथ 28 डेज की नहीं है तो ये 14 डे पे नहीं होगा। तो इसको हम हमेशा यूजुअली 28 मत 14 मत याद रखना, हमेशा इसको याद रखना -14। आपको जो भी साइकिल लेंथ मिल रही है प्रीवियस, उससे 14 माइनस करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। और इसमें सिर्फ प्रीवियस साइकिल लेंथ में एक साइकिल लेंथ नहीं देखते, बहुत से डॉक्टर ये गलती करते हैं, वो पूछते लास्ट मेंसेस कब आया था, कितने दिन चली थी साइकिल, -14। आपको लास्ट के पहले के भी दो देखने हैं, क्योंकि पता चला लास्ट उसका इरेगुलर था, उसके पहले का कुछ अलग था, उसके पहले का कुछ अलग था, तो इस बार भी कुछ अलग ही आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन के टाइम पे हमेशा 14 को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर हम ज्यादा कुछ मिक्स करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेट होने लगेगा ये चीज। इसमें अभी हमने यूट्राइन चीजों की ज्यादा बात नहीं करी है, ओवेरियन चीजों की हमने बहुत सारी बात करी है, और हमने मेजर जो फोकस रखा है वो एंडोक्राइनोलॉजी पे रखा है, कि हार्मोन्स के हिसाब से किस टाइप से आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या ये टॉपिक समझ आया आपको, जितना भी हमने पढ़ा? क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सेकंड फेज है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ माइनर फैक्ट्स है, वो आपको पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपका जो ये मेजर टॉपिक है, मेजर जो साइकिल कैसे होती है, कैसे काम होता है, वो आपको समझा दिया गया। एलिस सर्च कितनी देर पहले से स्टार्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन के पीक पहुंचने के 36 घंटे टाइम से स्टार्ट हो जाता है, एलएच बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रोजन जब अपने पीक पे पहुंचता है, और उसके बाद एलएच सर्च स्टार्ट हो जाती है। एक बार रिवीजन कराना है। ठीक है, देखो ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होती है जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ता है उससे। दूसरा, ओवरीज में प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन फॉलिकल्स के नाम समय समय पर बदलते रहते हैं। इसमें 4 फेजेस होती है, 4-5 फेजेस होती है अलग अलग, इसको तोड़ के पढ़ोगे तो और 7-8 फेजेस बन जाएगी। ब्लीडिंग फेज होती है, अर्ली फॉलिकुलर फेज होती है, इंटरमीडिएट फॉलिकुलर फेज होती है, लेट फॉलिकुलर फेज होती है, ओवुलेटरी फेज होती है, एंड ल्यूटियल फेज आपको देखने को मिलती है। जैसे ही एफएसएच रिलीज होता है, वैसे ही बॉडी में एस्ट्रोजन भी बढ़ने लगता है ग्रेनुलोसा सेल से, और इनिबिन भी बढ़ने लगता है। ये दोनों एफएसएच के लेवल को कम करते हैं, और अल्टीमेटली एफएसएच का लेवल हो जाता है फॉल। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है, ये अपने पीक पर पहुंचता है, तो ये स्टार्ट कराता है एलएच को रिलीज कराना, विच इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। साथ में ये एफएसएच को सप्रेस डाउन करता है, ये चीज आपको देखने को मिलती है, और ये एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करता है। ये एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की ही वजह से मेंसेस आते हैं। और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन हो जाने के बाद एस्ट्रोजन का बने रहना जरूरी है। अगर एस्ट्रोजन फॉल होता है बीच में भी, तो मेंसेस आ जाएंगे पेशेंट के अंदर। एलएच जब बढ़ जाता है, एलएच सर्ज आपको देखने को मिलती है, उस दौरान ओवुलेशन का फिनोमिनन देखने को मिलेगा, और जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम को बनाने में और उसको मेंटेन करने में एलएच का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी का रोल हमें देखने को मिलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का। एलएच इसके अलावा एंड्रोजन्स की रिलीज करवाता है, एरोमेटाइजेशन का फिनोमिनन करा के और एस्ट्रोजन को बनवाता है। इसके अलावा ये इनडायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज में भी रोल प्ले करता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, और इनिबिन ए बनाने का काम करता है। इसमें ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डेवलप करेगा, जिसमें वो एलएच को कम करेगा, एफएसएच को कम करेगा, और अल्टीमेटली जो कार्पस ल्यूटियम है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो वहां पर फिर प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वहां पर एचसीजी जो है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करेगा, तो वहां पर एट्रेसिक फॉलिकल नहीं बनेगा, नहीं तो नॉर्मल उसमें एट्रेसिक फॉलिकल बन जाता है। तो सारे हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब फॉल कर जाएंगे, और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। ये चीज हमने देखी थी। ड्यूरेशन देखा हमने, 28 दिन तक चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें +-7 का हमने रूल देखा था। 50 ml ब्लड लॉस हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जो एक फॉलिकल सबसे ज्यादा बड़ा बनता है, वो फॉलिकल सिर्फ एक ही रह जाता है 8वें दिन के करीब करीब। इसके अलावा हमने देखा ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, थीका सेल से एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो है वो 10 से 12 दिन तक कर अपना लाइफ स्पैन मेंटेन कर सकती है, नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में ध्यान रखना। प्रेग्नेंट स्टेट में ये 10 वीक्स तक मेंटेन कर सकती है। प्रेग्नेंट वीमेन में ये 10 वीक्स तक रह सकती है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अलावा हमने एक मिड फॉलिकुलर फेज के दौरान एक फिनोमिनन देखा था, विच इज कॉल्ड शिफ्ट फिनोमिनन, जिसमें एफएसएच कम हो रहा था और एलएच बढ़ जा रहा था। लेट फॉलिकुलर फेज में हमने देखा था अदर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ऑस्ट्रोजन की पीक वैल्यू हमने देखी थी 100 to 200 पिकोग्राम पर एमएल देखा था, और मेनोपॉज में इसकी वैल्यू 20 पिकोग्राम पर एमएल देखी थी। इसके अलावा हमने एक चीज देखी थी यहाँ पर,
कि जो एस्ट्रोजन है वो अपने पीक टाइम पे जैसे ही जाएगा उसके 36 घंटे के अंदर एलएस सर्ज होगी और उसके 36 घंटे के बाद आपको तुरंत ओवुलेशन देखने को मिलेगा, जिसमें ग्रोफियन फॉलिकल्स जो है वो अपने पीक टाइम पर पहुंच चुका होगा 20 के साइज पर, और फिर यहाँ से ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। तो इतना पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने, की पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। अभी हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन हार्मोन्स की वजह से उसकी हमने बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर हमें ओवेरियन साइकिल तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट हमें यूटेराइन साइकिल को डिस्कस करना है, या बॉडी में आने वाले चेंजेस को डिस्कस करना है इन अलग अलग हार्मोनल इन्फ्लुएंसिव फेजेस के अंतर्गत। तो उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने अलग अलग फेजेस देखी थी। हमने देखा था एक फेज थी प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें इनिशियल फेज में एस्ट्रोजन की एक्सेस हो रही थी और यूट्राइन कैविटी जो है उसमें एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन आपको देखने को मिला था। ये फेज जस्ट ब्लीडिंग फेज के बाद शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग फेज में हम सबने देखा था कि जब ब्लीडिंग फेज चल रही थी, ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम अपने थिनेस्ट लेवल पर होती है, अपना सबसे लोएस्ट लेवल पे होती है, सबसे थिनेस्ट लेयर के रूप में देखने को मिलती है, 1 mm के करीब उसकी थिकनेस हमें देखने को मिलती है। प्रोलिफरेटिव फेज में ये थिकनेस बढ़ते बढ़ते 6 mm तक पहुंच जाती है, धीरे धीरे ये थिक होना स्टार्ट होती है, अप टू 6 mm या उससे भी ज्यादा बियॉन्ड हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो फेज जिसमें ये थिनिंग से थिकनिंग की तरफ चेंज हो रही है, विच इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। तो हम इस प्रोलिफरेटिव फेज को डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रोलिफरेटिव फेज में बॉडी के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब प्लोरिफरेशन हो रहा है उस दौरान बॉडी में क्या क्या चेंजेस मेजरली आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम की, क्योंकि मेजर इस फेज का नाम जो है प्रोलिफरेटिव फेज, ये आया ही एंडोमेट्रियम की वजह से है। एंडोमेट्रियम में ही मेजर प्रोलिफरेशन आपको देखने को मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स वहां पर देखने को मिलेगा। तो वहां के जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो ग्रो करते हैं, उनका नंबर बढ़ता है धीरे धीरे, और वहां पर थिकनेस आपको देखने को मिलती है। जो लेयर है वो धीरे धीरे थिक होने लगती है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये थिकनेस नहीं होगी तो जो फीटस होगा, जो बच्चा होगा, जाइगोट होगा, जो फैलोपियन ट्यूब में बना है, वो आकर के इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो इस प्रोसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो ना तो मेंसेस आएंगे, ना ही प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो सबसे पहले हम प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम के अंदर देखते हैं कि एंडोमेट्रियम में थिकनेस डेवलप होती है या उसका जो साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, ये ग्लैंड्स यूट्रस की हैं सारी, यूट्राइन ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट है, यूट्राइन एज वेल एज सर्वाइकल ग्लैंड्स। अगर हम इन ग्लैंड्स की बात करें तो ब्लीडिंग फेज में यूजुअली क्या हो रहा था, ये सारे की सारी जो ग्लैंड्स थी, इनमें से ज्यादातर मेजर सीक्रीशंस जो थे वो आना बंद हो गए थे, सिर्फ शेडिंग का फिनोमिनन आपको देखने को मिल रहा था। जब ब्लीडिंग फेज चल रही थी तब ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव आपको मिल नहीं रही थी। ग्लैंड्स के अंदर एट्रेशिया देखने को मिल रहा था, आपको एट्रोफी देखने को मिल रही थी ब्लीडिंग फेज के दौरान, क्योंकि शेडिंग का फिनोमिनन वहां पे चल रहा था। प्रोलिफरेटिव फेज में ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स में भी आपको प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। वहां के जो टिश्यू है वो भी वापस रिग्रो करेंगे। जितना शेडिंग फेज में इन्होंने श्रिंक डाउन किया था, जितना इनके अंदर एटरेशिया डेवलप हुआ था, वो सारा का सारा एटरेशिया वहां से हटेगा, और जो ग्लैंड्स है वहां पर, वो ग्लैंड्स भी ग्रो करना स्टार्ट करेगी। अगर हम एंडोसर्वाइकल म्यूकस की बात करें, नाम से समझ आ रहा है, एंडो मतलब अंदर, सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन के आसपास, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट है, उस म्यूकस की अगर हम बात करें, एंडोसर्वाइकल म्यूकस की, तो यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि एंडोसर्वाइकल म्यूकस जो है प्रोलिफरेटिव फेज में ये थिन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा ल्यूटियल फेज में। और यही कारण है, इसका थिन रहना जरूरी भी है, क्योंकि स्पर्म जो है, अगर यहाँ पर थिक म्यूकस आप प्रेजेंट कर दोगे तो स्पर्म ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इनिशियली आप जब देखते हैं शुरुआती फेजेस में, जो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो थिन म्यूकस होता है, जिसमें से आराम से स्पर्म ट्रेवल कर जाते हैं ऊपर के डायरेक्शन में। वाइल ऑन द ल्यूटियल फेज, यहाँ पर ये जो म्यूकस एंडोसर्वाइकल आपको मिलता है, ये थिक म्यूकस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एंडोसर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्टेंसी आपको थिन मिलेगी। बहुत से लोगों में इनफर्टिलिटी का मेन कॉज ये भी रहता है, वहां पर चेक करते हैं तो म्यूकस प्लग बहुत फॉर्मेशन होता है पेशेंट के अंदर,
पूछते हैं उससे ल्यूकोरिया वगैरह की कंडीशन तो नहीं है। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ल्यूकोरिया फॉर्मेशन हो रहा है या बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा है तो फिर वहां पर कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम पेशेंट को होने वाली है। अगर हम मायोमेट्रियम लेयर की बात करें पूरी की पूरी प्रोलिफरेशन फेज में, तो यहां पर मायोमेट्रियम के अंदर यहां पर हमें एज सच मेजर कोई कॉन्ट्रैक्शंस देखने को नहीं मिलते। कॉन्ट्रैक्शंस का फिनोमिनन यहां पर अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता। माइनर कॉन्ट्रैक्शंस भी यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलते। यहां पर पूरा का पूरा मायोमेट्रियम जो है वो रेस्टिंग फेज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बेड बना रहा है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है ये बेड बना रहा है और इस बेड के नीचे जस्ट मायोमेट्रियम लाई कर रहा है। ये बेड किसके लिए बन रहा है, ये बेड बन रहा है फीटस के लिए, या जो जाइगोट आकर के वहां पर से इम्प्लांट होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर रेस्टिंग फेज रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डिटैच होकर नीचे चला जाएगा और लॉस्ट हो जाएगा। अगर हम वेजाइना की बात करें, वेजाइना में हमें क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो एपिथीलियम है, यहाँ का जो एपिथीलियम लेयर्स है, ये भी प्रोलिफरेशन शो करती है। ठीक है। वेजाइनल पीएच जो है वो मोर एसिडिक होने लगता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है और इस एक्सेसिव एस्ट्रोजन की वजह से जितना भी ग्लाइकोजन है वो डोडरलाइन बेसिलाई आराम से यूज कर लेता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो मोर एसिडिक वहां पर होने लगता है। ये सारी कहानी हम पहले की क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो वेजाइना में भी प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। अगर हम ब्रेस्ट टिश्यू की बात करें तो ब्रेस्ट टिश्यू में एज सच कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो डक्ट्स होती है ना ब्रेस्ट टिश्यू की, उन डक्ट्स में स्लाइटेस्ट प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा मार्क चेंजेस नहीं मिलते। सबसे ज्यादा मार्क चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं इन तीनों लेयर्स, तीनों चारों पांचों छह जितने पार्ट्स लिखे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस जो डेवलप होते हैं वो होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम की लेयर्स जो है, लाइनिंग्स जो है, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोलिफरेट करने लगती है। वहीं से इसका नाम आया प्रोलिफरेटिव फेज, यानी शुरुआत के डेज की हम बात कर रहे हैं, ओवुलेशन के पहले के डेज की हम बात कर रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल वाली फेज की हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, हम कार्पस ल्यूटियम वाली फेज की बात नहीं कर रहे हैं या ल्यूटियल फेज की बात नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बिहेवियर चेंज की अगर हम बात करें, पेशेंट का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पर, इस समय इस दौरान एस्ट्रोजन पे। यहाँ पर दूसरे हार्मोन्स की ज्यादा फ्लक्चुएंस आपको मिलती नहीं है, तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन में ही इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। ह्यूमंस में बहुत ज्यादा मेजर ऐसे चेंजेस डेवलप नहीं करता ये। ह्यूमंस में बहुत ही मार्क्ड चेंजेस अगर आप सोचें कि आपको देखने को मिलेंगे इस दौरान, तो बहुत ज्यादा ऐसे बिहेवियर चेंजेस नहीं मिलते अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा हार्मोन वहां पर अफेक्ट ना कर रहा हो। तो मार्क चेंजेस जो है ह्यूमंस के अंदर तो नहीं मिलते। हाँ, एनिमल में बहुत ज्यादा मार्क चेंजेस आपको मिलते हैं इस फेज के अंदर। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें एस्ट्रोजन जो होता है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिजायर्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने का काम भी करता है एनिमल्स के अंदर। तो इनिशियली जब भी ये एस्ट्रोजन वाला फेज बढ़ता है, उनका प्रोलिफरेटिव फेज बढ़ता है जानवरों के अंतर्गत, उनकी साइकिल लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, 28 डेज नहीं होती है। अलग अलग क्रीचर की साइकिल लेंथ जो है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर जो एनिमल है उसमें सेक्सुअल डिजायर को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाता है ताकि मीटिंग का फिनोमिनन अचीव किया जा सके। और मीटिंग का फिनोमिनन जब अचीव हो जाए तो उससे जो मेन पूरी प्रोसेस हो रही है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो चाइल्ड बेड प्रॉपर तरीके से बन गया है ताकि वहां पे जाइगोट भी इंप्लांट हो सके। तो ये 8-9 चेंजेस हैं जो हमने देखे। 7-8 चेंजेस जो हैं मेजर हमने स्टडी करे। एंडोमेट्रियम में थिकनेस डेवलप होगी, ग्लैंड्स के अंदर भी थिकनेस डेवलप होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंडोसर्वाइकल म्यूकस का कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। दूसरा, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या फिनोमिनन होगा, वहां पर थिकनेस अचीव की जाएगी कब। क्वेश्चन आ सकता है आइदर प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से, या वो आ सकता है ग्राफियन फॉलिकुलर फेज के नाम से आपसे, या इनिशियल फेज के बारे में बात कर सकता है वो आपसे, इनिशियल फेज के बारे में, या वो एस्ट्रोजेनिक फेज के बारे में नाम से बात कर सकता है आपसे। तो अलग अलग नाम है, कहानी सेम है। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, एंडोसर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिन होगा, वो थिक नहीं होगा। बच्चे गलती कर देते हैं, वो देखते हैं जैसे ही कि प्रोलिफरेटिव फेज है, सब चीजें थिक 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 हो रही है, सब चीजों की थिकनेस बढ़ रही है, तो म्यूकस जो है वो भी थिक हो जाएगा। नहीं, म्यूकस थिन होगा, अदरवाइज इनफर्टिलिटी अचीव हो जाएगी। वेजाइना की अगर हम बात करें तो वेजाइना और एसिडिक होने लगेगी मोर स्लाइटली। और फीमेल्स में बिहेवियर ऐसा मेजर चेंज ह्यूमंस के अंदर तो हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो हमने ओवेरियन साइकिल लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ ली थी। हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो हमने पहले ओवेरियन साइकिल को देखा था, या हमने कंबाइन फॉर्म में देखा था। इसी साइकिल में, ओवेरियन साइकिल में भी हमने यूट्राइन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हल्का सा डिस्कस किया था, एक ब्रॉडली, ठीक है। और जितने भी बेसिक चीजें थी मेंसेस से रिलेटेड उसकी स्टडी करी थी। यूट्राइन साइकिल हमने स्टार्ट करी है। यूट्राइन साइकिल में हम देख रहे हैं, यूट्राइन साइकिल क्या, इसको बॉडीली साइकिल समझ लो आप। हमने बॉडी के अलग अलग हिस्सों में देखा कि क्या क्या चेंजेस आपको डेवलप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसको भी हमने दो हिस्सों में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा जब एस्ट्रोजन की एक्सेस आपको देखने को मिल रही है तब, और जब एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की एक्सेस आपको देखने को मिल रही है, यानी ल्यूटियल फेज जो हो रही है, उस फेज को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक रफ ब्रॉड आउटलाइन थी आपके लिए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में हमने जब एस्ट्रोजन की फेज देखी, या हमने प्रोलिफरेटिव फेज जो स्टडी करी है, वो आपको समझ आई। उसमें यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो चीजें क्लियर है आपको? एक बार चैट पे बता दो जल्दी से। ठीक है। देन ओवुलेशन का जब डे आता है, जैसे ओवुलेशन का डे आता है, उस दिन अराउंड अराउंड क्या होता है? पहले तो एलएच सर्ज होगी, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उससे लगभग लगभग 36 आवर्स के आसपास आपको ओवुलेशन का फिनोमिनन देखने को मिलेगा। ये हमने स्टडी किया था। इस एलएच सर्ज की वजह से होता क्या है, धीरे धीरे यहां पर जो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो यहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो रिलीज कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल एलएच सर्च की वजह से, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, एकदम से तो बहुत ज्यादा रिलीज होगा नहीं। इन सब प्रोसेस में 36 घंटे के करीब करीब का समय लग जाएगा। तो यहाँ जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये खुद ही ग्राफियन फॉलिकल की लेयर्स को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। देयर इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। हमने अलग अलग फॉलिकल्स की बात करी थी। हमने प्राइमोडियल फॉलिकल देखा था लास्ट क्लास में, प्राइमरी फॉलिकल देखा था हमने, देन वो डेवलप होकर मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल से हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे थे और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम भी प्रेजेंट था। अब चूंकि ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, तो इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर क्या था, ओवम प्रेजेंट था, तो ओवम बाहर आ जाता है। ठीक है। और ये ओवम फिर आगे ट्रेवल करता है। ट्रेवल करते करते ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अब डिपेंड करता है कि ये फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन हो जाता है, स्पर्म मिल जाता है और ओवम मिल जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जो प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हो रही थी प्रोलिफरेटिव फेज में, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगी। यूट्रस का जो बेड है, एंडोमेट्रियम का जो बेड है, वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि जाइगोट को सपोर्ट करना है वहां पर। अंटिल अनलेस प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कर ये प्रोसेस जो है ये कैरी फॉरवर्ड चलते रहेगी। बट अगर ये फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन नहीं होता है, तब क्या होगा ओवम के साथ? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उस टाइम तो जो प्रोसेस है प्रोलिफरेटिव फेज की, वो प्रोसेस तो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगी, चलते रहेगी। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस दौरान क्या होगा, ये जो ओवम है इसमें डिजेनरेशन देखने को मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्शन या डिजेनरेशन देखने को मिलेगा, और ये ओवम भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर आ जाएगा। ये भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये होता है पूरा फिनोमिनन ओवुलेशन के डे पर। ना हम ल्यूटियल फेज की अगर बात करें, ल्यूटियल फेज को समझने की कोशिश करें, लगभग लगभग जो लास्ट के 14 डेज होते हैं, लास्ट 14 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, अगर 28 डेज की साइकिल है तो डे 15 टू डे 28 जो रहेगा आपका, दैट बिलोंग्स टू ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या क्या होने वाला है, वापस शुरू करते हैं कहानी को। अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें, तो एंडोमेट्रियम की अब जो थिकनेस है, ये यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो मिटोटिक सेल डिवीजन है, मिटोटिक सेल डिवीजन, ये मिटोटिक सेल डिवीजन थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, या एकदम बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट के फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा था वो अगर स्लो डाउन हुआ है तो जो प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेशन जो है, ये प्रोलिफरेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा या स्लाइटली कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोलिफरेशन जो है वो अपने पीक तक पहुंच जाता है 12वें दिन के करीब करीब। 12वें दिन तक कर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में पहुंच जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन की एक्सेस होती है। बट अभी भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट है। ल्यूटियल फेज का मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोजन भी फॉल हो गया है। ल्यूटियल फेज में दोनों हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। तो अभी भी प्रोलिफरेशन थोड़ा बहुत होता रहेगा। धीरे धीरे ये एस्ट्रोजन गिर रहा है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो स्पाइक करते जा रहा है ल्यूटियल फेज के अंदर। तो ये चीज आपको एंडोमेट्रियम के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, जो यूट्रस में आपको प्रेजेंट ग्लैंड्स देखने को मिलती है, उन ग्लैंड्स की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पर आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो जो ग्लैंड्स हैं वो टॉर्टस होने लगेंगी, मतलब वो मुड़ने लगेगी, कर्व होने लगेगी। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इस टाइप से गुच्छा टाइप का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं टॉर्टस शेप। जो ग्लैंड्स है वो थोड़ी सी घुमावदार होने लगेगी, एटने लगेगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहां पर ये जो प्रोसेस पूरी की पूरी आपको देखने को मिल रही है बिकॉज इन ग्लैंड्स के अंदर क्या था, ग्लाइकोजन स्टोर था। ये ग्लाइकोजन इन ग्लैंड्स के अंदर क्यों स्टोर था, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती तो ये जो फीटस है ये आकर के कहाँ इंप्लांट होता, यूट्रस में इंप्लांट होता। अब इस फीटस को न्यूट्रिशन लगता, सिक्रीशंस लगते, सारी चीजें लगती, तो ये चीज आपको यहाँ पर इस ग्लाइकोजन से प्रोवाइड कर दी जाती। बट अब फीटस तो इंप्लांट हुआ ही नहीं है, तभी तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ना यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर ल्यूटियल फेज के अंदर एक चीज आपको और देखने को मिल रही है कि अगर बाय चांस इंप्लांट हो भी गया है तो उसको ग्लाइकोजन की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो क्या करती है, जो ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट जितना भी ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन की प्रेजेंस वहां पर इसलिए होती है ताकि फीटस को न्यूट्रिशन दिया जा सके। बट शुरुआती स्टेट में जायगोट जो है उसको न्यूट्रिशन दिया जा सके। तो ये ग्लैंड क्या करती है, अपने आप को मोड़ने लगती है, श्रिंक करने लगती है, कंप्रेस करने लगती है, इस तरीके से समझिए आप। अब कोई भी ग्लैंड अगर कंप्रेस करेगी तो उसके अंदर का प्रेजेंट कंटेंट जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्लाइकोजन यहाँ पर प्रेजेंट था, ये ग्लाइकोजन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं यूट्राइन मिल्क। यूट्राइन मिल्क का फिनोमिनन कुछ और नहीं है। यूट्राइन मिल्क का फिनोमिनन ये है कि वहां पर प्रेजेंट ग्लैंड्स जब ग्लाइकोजन जो उनके अंदर स्टोर था उसको बाहर सीक्रेट करना स्टार्ट कर दे, इसे हम फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोरिया अलग अलग टाइप का होता है। फंगस की वजह से फंगल ल्यूकोरिया देखने को मिलता है आपको, ठीक है। बैक्टीरियल ल्यूकोरिया होता है। तो अलग अलग वैरायटी का ल्यूकोरिया जिसके कलर्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ल्यूकोरिया आपको देखने को मिलेगा वो व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, मिल्क लाइक कंसिस्टेंसी होगी उसकी। जो किसकी वजह से हो रहा है, यूजुअली ग्लाइकोजन रिलीज की वजह से हो रहा है। और ये ग्लाइकोजन क्यों रिलीज हो रहा है, अगर वहां पे फीटस इम्प्लांट हुआ है तो उसको हल्का सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर वो इम्प्लांट नहीं हुआ है तो भी वहां से सिक्रीशन खत्म करना जरूरी है ब्लीडिंग के पहले। तो ये फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया का फिनोमिनन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, या यूट्राइन मिल्क का फिनोमिनन ल्यूटियल फेज के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस तरीके से याद रखना इसको। ल्यूटियल फेज जो है, ये ल्यूटियल वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है ना, और लैक्टेशन भी एल से स्टार्ट हो रहा है, और मिल्क को ही हम लैक्टेशन बोलते हैं। तो यूट्राइन मिल्क वाला जो फिनोमिनन है वो किस फेज में मिलेगा आपको, चारों फेज में से, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। तो अगर आपसे पूछा जाए किस फेज में मिलेगा तो याद रखना ल्यूटियल फेज के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंडोसर्वाइकल म्यूकस की बात करें, एंडोसर्वाइकल म्यूकस की बात करें, तो अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। बॉडी तो यही कंज्यूम कर रही है क्योंकि बॉडी का मानना यह है कि यहाँ पर जो बेड वगैरह तैयार किया गया है, ये सब जो प्रोसेस हुई है ये एक फंक्शन के लिए की गई है, चाइल्ड बर्थ के लिए। तो यहाँ पर बॉडी का मानना है कि हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया और ओवम जो है वो आकर के इम्प्लांट हो चुका है एक तरीके से। तो अब दूसरे स्पर्म्स की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंडोसर्वाइकल जो प्लग है वो बनना फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जो सर्वाइकल सिक्रीशन है, वो सर्वाइकल सिक्रीशन जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो थिन नहीं रहेगा। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस परफॉर्म भी की जाती है तो स्पर्म बहुत कम क्वांटिटी में ऊपर पहुंचेगा। तो यहाँ पर थिकनेस देखने को मिलेगी आपको, ये थिक होगा। ल्यूटियल फेज के अंदर एंडोसर्वाइकल म्यूकस जो होता है ये थिक होता है, और यही थिकनेस कारण होती है कि कंसीव यहाँ पर नहीं किया जा सकता। जो स्पर्म होता है वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। स्पर्म पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता इस स्टेज के अंतर्गत। अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें,
अभी भी अब चूंकि बेड बॉडी ने तो यही माना है कि यहाँ पर ओवम आकर के इम्प्लांट हो चुका है, भले वेदर इट इज फर्टिलाइज्ड और नॉट फर्टिलाइज्ड, पर बॉडी को ये मान के चल रही है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो अभी भी मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाएगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा और इतनी पूरी प्रोसेस करने का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, तो मायोमेट्रियम अभी भी रेस्ट की फेज में रहेगी। स्लाइट मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तब होते हैं जब ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग फेज में शेडिंग करानी होती है, उसको समझ आ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने इतना अच्छा बेड बनाया था पर इसमें कोई इम्प्लांटेशन तो हुआ ही नहीं है, यहाँ पर हमें दूसरे हार्मोन्स की फ्लक्चुएंस नहीं देखने को मिल रही है, तब वो जाकर के फटाक से शेडिंग स्टार्ट कर देती है। तो वहां पर स्लाइट मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब्स में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो फैलोपियन ट्यूब्स में काफी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं, सीलिएटेड सेल्स जितने भी प्रेजेंट होंगे, वहां के सेल्स में दो टाइप के सेल्स थे। फर्स्ट वन आर सीलिएटेड सेल्स जो पुशिंग का काम कर रहे थे, जो मूवमेंट का काम कर रहे थे, ओवम को आगे की तरफ पुश कर रहे थे। और दूसरे सेल्स थे पैक सेल्स। पैक सेल्स जो है वो वहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे, जो ओवम है और जो स्पर्म है उसको। तो यहाँ पर ये जो सीलिएटेड सेल्स है ना, ये स्ट्रांगली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मूव इन द सेंस मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, ओवम को और ज्यादा पुश करेंगे आगे की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। फर्स्ट चेंज आपको ये देखने को मिलेगा इस फेज के अंतर्गत। तो जो सीलियास पहले नॉर्मली लाया कर रहे थे, अब वो बहुत ज्यादा उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे और अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहेंगे, अपने मोशन को, ताकि ओवम और स्पर्म ये जो भी जायगोट बना है इसको आगे के डायरेक्शन में पुश किया जा सके। तो सिलेटेड सेल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा डायरेक्शनल भी रहेगा, ये इसको अंदर की तरफ नहीं ढकेलेंगे, ओवरीज के साइड नहीं ढकेलेंगे, ये ओवम को पुश करेंगे किस डायरेक्शन में, इसका जो डायरेक्शन होगा ये टूवर्ड्स कॉर्नुआ होगा या टूवर्ड्स यूट्रस होगा। कॉर्नुआ इज द जंक्शनल एरिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस। यहाँ पर कॉर्नुआ की तरफ उसको पुश करेंगे या यूट्रस की तरफ उसको पुश करना स्टार्ट करेंगे। इस दौरान पैक्सल्स जो है, ये पैक्सल्स से भी आपको सिक्रीशन देखने को मिलेगा यहाँ पर रिलीज होता हुआ। ये सिक्रीशन का सिर्फ एक ही फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन, कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम स्पर्म को न्यूट्रिशन लगेगा, तो उसे न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पर सिक्रीशन होगा ग्लाइकोजन या दूसरे ग्लूकोज लाइक सब्सटेंसेस का, जो न्यूट्रिटिव फंक्शन के लिए वहां पर रिलीज हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब के बाद अगर हम बात करें ओवरीज में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो ओवरीज में आप सभी को पता है दो ही चीज होंगी। एक तो पहली चीज ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, तभी तो आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो रहा है। ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर की वजह से आपको वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ओवम नहीं होता है, ध्यान रखना। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ओवम होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर ओवम होगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम देखने को मिलेगा, बट कार्पस ल्यूटियम के अंदर और एट्रेटिक फॉलिकल के अंदर आपको ओवम की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका फॉर्मेशन ही तब होता है जब ओवुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। बस इतना ही मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये डीजनरेट नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, वहां से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जाकर के बॉडी में ओवरीज को बताएंगे कि हाँ भैया फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन अचीव कर लिया गया है। तो वो बोलेगी ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को हम कंटिन्यू करते हैं अंटिल एंड अनलेस प्लेसेंटा हमारा एक्टिव ना हो जाए हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वंस कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट और डिस्ट्रॉय, वहां से रिलीज होने वाले हार्मोन्स भी आना बंद हो जाएंगे। और जैसे ही हार्मोन्स आना बंद होंगे, मेन कहानी वही हो रही है, जैसे ही हार्मोन्स आना बंद हो रहे हैं और दूसरा एफएसएच और एलएच वाला एक्सिस जो है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। हमने पूरी बात ओवेरियन साइकिल में करी थी। पहला चीज हमने ये देखी थी कि वहां पर हार्मोन की जब एक्सेस होती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और हार्मोन्स को कम करना स्टार्ट करता है। वो कहानी भी काम करेगी यहाँ पर, और दूसरी कहानी ये कर रही है कि यहाँ के सेल्स भी खत्म हो रहे हैं जो सीक्रेट करने वाले हैं। ये दोनों चीजें साथ में मिलकर के एकदम से फॉल कर आएगी हार्मोन्स के लेवल को,
और एकदम से फॉल होने की वजह से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने ओवरीज में चेंजेस देखे। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर ब्रेस्ट टिश्यूज की हम बात करें तो यहां पर ये जो डक्ट्स है या यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर है, इसमें स्लाइटली टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी, स्लाइटली पेन जनरेशन यहां पर देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते यहां पर। अगर हम बिहेवियर चेंजेस की बात करें यहां पर, तो यहां पर एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर होता क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन जब रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन की रिलीज की वजह से जितनी भी सेक्सुअल डिजायर होती है, वो सेक्सुअल डिजायर फिर खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमंस में मेजर चेंजेस नहीं मिलते, ह्यूमंस में कोई मेजर चेंज बिहेवियर में आपको इसमें नहीं मिलता है। बाकी जानवरों में यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर डिमिनिश होने लगती है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारी सेकेंड फेज थी, ल्यूटियल फेज, जिसमें बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने बॉडीली साइकिल या यूट्राइन साइकिल को कंप्लीट किया है। ये समझ आई आपको, जितने भी चेंजेस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। हार्मोनल साइकिल्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी, अभी हमने बॉडीली चेंजेस वाली बात करी है। क्या ये क्लियर है आपको? चैट पे बताओ। ठीक। इसके अलावा एक और दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी, वो मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। यहां पर मैं फीचर लिख रहा हूं, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम ब्लीडिंग फेज को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम जितनी भी बात करेंगे वो ब्लीडिंग फेज से रिलेटेड होगी। जो सेकेंड कॉलम है, ये प्रोलिफरेटिव फेज को इंडिकेट करेगा, और जो थर्ड कॉलम है, ये ल्यूटियल फेज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब आप लोग सब पढ़ चुके हैं, सारी चीजें आपको समझ आ चुकी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, वो आप मुझे चैट पे बताना। ठीक है, पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो प्रोलिफरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको? किस हार्मोन का प्रीडोमिनेंस रहेगा वहां पे प्रोलिफरेटिव फेज में? वेरी गुड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटियल फेज में किस हार्मोन का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलेगा आपको वहां पर? ल्यूटियल फेज के दौरान वहां पर किस हार्मोन का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलेगा? एलएच का। ब्लीडिंग फेज में आपको इन हार्मोन्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्या दोनों का लेवल फॉल होगा? क्या दोनों का लेवल राइज होगा? क्या एक का फॉल होगा, एक का राइज होगा? या दूसरे का राइज होगा और पहले का फॉल होगा? क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा? चैट पे बताइए जल्दी से। ब्लीडिंग फेज के दौरान क्या हो रहा है? दोनों का फॉल हो रहा है, ये बोल रहे हैं आप? क्यों हो रहा है, मुझे उसका रीजन भी बताइए जरा। दोनों हार्मोन्स क्यों फॉल हो रहे हैं? अगर दोनों फॉल हो रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा वहां पर फॉल होने का। वो फॉल क्यों हो रहा है? फर्टिलाइजेशन से हार्मोन रिलीज होते हैं क्या? क्या हार्मोन्स जो हैं आपके, अगर फीमेल फर्टिलाइज नहीं हुई है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो क्या हार्मोन रिलीज नहीं होंगे? वेरी गुड, करेक्ट आंसर आया। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है यहाँ पे, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो सप्रेस कर रहा है। अब मुझे एक चीज क्लियर क्लियर बताओ, जब प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये जब सप्रेस करना स्टार्ट करता है, नॉट ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन भी सप्रेस कर रहा है, क्योंकि ल्यूटियल फेज में दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ल्यूटियल फेज के जस्ट बाद आती है ब्लीडिंग फेज वहां पर। तो ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा है, ये दोनों हार्मोन्स इसको सप्रेस कर रहे हैं। तो जब एफएसएच का लेवल पहले से फॉल हो चुका है, कम हो चुका है, ल्यूटियल फेज में ल्यूटियलाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है एफएसएच कंपैरेटिवली,
लो रहता है। ये हम ल्यूटियल फेज के अंतर्गत देख चुके हैं। आपने खुद ने बताया कि ल्यूटियल फेज में मेन किसका हार्मोन का लेवल है, एलएच का लेवल बढ़ा हुआ है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिग्नल भेजेंगे तो ये एलएच का लेवल भी फॉल हो जाएगा। कब होगा? ल्यूटियल फेज के एंड होने पर। ये हमारी ल्यूटियल फेज की डेफिनेशन थी कि ल्यूटियल फेज में जैसे ही एलएच का लेवल फॉल होगा, एफएसएच का लेवल फॉल होगा, हमारी स्टार्ट होगी ब्लीडिंग फेज। अब मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि ब्लीडिंग फेज कब शुरू होगी। मेरा क्वेश्चन ये था ब्लीडिंग फेज में हमें क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी। ब्लीडिंग फेज का स्टेटस ये है, एफएसएच का लेवल फॉल है, एलएच का लेवल फॉल है, एस्ट्रोजन का लेवल फॉल है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल फॉल है। अब क्या होगा यहां पर ब्लीडिंग फेज के अंतर्गत, जिससे ब्लीडिंग रुकेगी या ब्लीडिंग फेज चलते रहेगी? एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की। वेरी गुड, करेक्ट आंसर वुड बी एफएसएच बढ़ेगा और एलएच जो है वो फॉल ही रहेगा। एलएच का लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि साइकिल तो शुरू यहीं से हो रही थी ना। मैंने आपको जब पढ़ाई थी हार्मोनल साइकिल, तो मैंने बताया था कि हम साइकिल को पढ़ वहां से रहे हैं जहां से ब्लीडिंग खत्म हो रही है, बट साइकिल शुरू होती है एफएसएच की इंक्रीज से। साइकिल की शुरुआत भी एफएसएच की इंक्रीज से होगी और साइकिल का एंड जो होगा वो भी एफएसएच इंक्रीज से ही होगा। तो यही चीज की हमने लास्ट टाइम बात करी थी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जितने भी बोला है दोनों हार्मोन फॉल होंगे, उन सभी के आंसर नेगेटिव में जाएंगे। ये बताई गई चीज है आपको। एफएसएच बढ़ता है, एलएच कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में उसको सिक्रीट करने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ये पहला एमसीक्यू बनेगा आपसे। देख लो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। उसमें से दो तो सही बता दिया आपने, प्रोलिफरेटिव ल्यूटियो। ब्लीडिंग फेज में अगर पूछ लेगा तो वहां आपसे गलती हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ओवेरियन हार्मोन्स की बात, ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल बताइए मुझे, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या मिलेगा? कौन सा हार्मोन प्रोडोमिनेट करेगा? कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है वहां पर, जो पूरी फेज को कंट्रोल करता है? एलएच ओवरीज से रिलीज होता है। वेरी गुड, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मेजर चेंजेस वहां पर कॉज करेगा। नाउ ल्यूटिनाइजिंग फेज में बताइए मुझे कौन सा हार्मोन प्रीडोमिनेट करेगा वहां पर, या मेजर एक्शन किस हार्मोन का देखने को मिलेगा? वहां पर हमें मेजर फंक्शन जो देखने को मिलता है प्रोजेस्ट्रॉन का देखने को मिलेगा। नाउ अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, ब्लीडिंग फेज में क्या ये दोनों बढ़ेंगे, क्या ये दोनों कम होंगे, या एक बढ़ेगा एक कम होगा, या एक कम होगा और दूसरा बढ़ेगा? क्या रहेगा पैटर्न? ब्लीडिंग फेज में हार्मोन्स का पैटर्न क्या रहेगा? प्रोजेस्ट्रॉन तो 100% लो रहेगा, इतना तो कंफर्म है। प्रोजेस्ट्रॉन तो नहीं बढ़ सकता। एस्ट्रोजन बताइए बढ़ेगा या लो रहेगा? एस्ट्रोजन लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा एस्ट्रोजन का लेवल? मतलब जैसा ल्यूटियल फेज में था नो चेंज, मतलब जैसा लो था वैसे ही लो रहेगा। तो आंसर गलत है, फिर अगेन नेगेटिव जोड़ लिया आपने अपने खाते में। एफएसएच बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ाता है हमेशा एस्ट्रोजन को। ये हमने एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर में 10 बार पढ़ चुके हैं। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती लेक्चर्स में भी 10 बार पढ़ चुके हैं। जब एफएसएच बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ब्लीडिंग फेज से आ रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में आपको माइनस मार्क्स मिले हैं। एफएसएच बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, ऊपर ही कहानी लिखी हुई है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन जब बढ़ने लगेगा, वो प्रोलिफरेटिव फेज में अपने पीक पर पहुंचने लगेगा 12th डे के करीब करीब, तो वो फिर धीरे से इसको सप्रेस करना स्टार्ट करेगा। ये पूरी कहानी शुरुआत से स्टार्ट सेम कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं डेज के बारे में, तो आप मुझे बताइए ब्लीडिंग फेज कितने दिन चलती है? अगर साइकिल लेंथ 28 डेज की है तो किस डे से किस डे तक का हमें ब्लीडिंग फेज देखने को मिलेगी? डे 1 से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। डे 1 से डे 5 तक कर जो है ये ब्लीडिंग फेज चलेगी। प्रोलिफरेटिव फेज किस डे से किस डे तक चलेगी 28 डेज की साइकिल लेंथ में? डे 5 या डे 6 से लेकर के डे 14 तक चलेगी है। ओवुलेशन वाले दिन को भी हम इसी में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अलग से ओवुलेशन का एक कॉलम बनाया नहीं है।
ओवुलेटरी फेज में और कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक ओवम का बाहर निकलना होता है, तो उसी को हम इसमें ही काउंट कर ले रहे हैं। 14 तक कर मान लो या 13 तक मान लो, करेक्ट आंसर है। ल्यूटियल फेज कब से कब तक चलेगी? लास्ट के 14 डेज, यानी डे 15 से डे 28 तक का जो टाइम होगा, ये आपका ल्यूटियल फेज का टाइम देखने को मिलेगा। सर्वाइकल विस्कोसिटी बताइए मुझे। ल्यूटियल फेज में सर्वाइकल विस्कोसिटी क्या होगी? ल्यूटियल फेज के अंतर्गत सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक होगा या थिन होगा? दैट इज थिक। प्रोलिफरेटिव फेज में सर्वाइकल विस्कोसिटी क्या होगी? दैट इज थिन। ये आपको थिन देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग फेज में सर्वाइकल विस्कोसिटी कुछ होगी क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, तो सर्विक्स में कोई म्यूकस व्यूकस का प्रेजेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कॉलम वैसे ही खाली छूटेगा, इसमें कुछ नहीं देखने को मिलता आपको। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा डिटरमाइन करना, पॉसिबल ही नहीं होगा, हमारे हाथ में नहीं होगा कि हम डिटरमाइन कर पाए। वापस से कॉलम्स को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें और मैं आपसे पूछूं, जो आर्टरीज हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसका आंसर देना। जो आर्टरीज हैं वो आपको प्रोलिफरेटिव फेज में कॉइल्ड मिलेगी या अनकॉइल्ड मिलेगी? कॉइल्ड का मतलब होता है ऐसी गुच्छेदार मिलेगी या एकदम प्लेन स्ट्रेट मिलेगी। यूट्राइन बेड की आर्टरीज की बात कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम वेसल्स के अंदर जो आर्टरीज प्रेजेंट है उनकी बात करी जा रही है। प्रोलिफरेटिव फेज में ये आर्टरीज कॉइल्ड मिलेगी या अनकॉइल्ड मिलेगी? वेरी गुड, लेस कॉइल्ड मिलेगी या अनकॉइल्ड मिलेगी आपको ज्यादातर? ल्यूटियल फेज में आर्टरी कॉइल्ड हो जाती है, कॉइल्ड आर्टरी आपको देखने को मिलती है वहां पर, क्योंकि ग्लैंड्स भी आपने देखा है टॉर्चरस हो रही है, तो आर्टरीज भी जो है वहां पर वो कॉइलिंग का फिनोमिनन देखने को दिखाती है वहां पर। ठीक है, ये कॉइलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कॉइलिंग होती है ये बच्चे के जन्म के बाद प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग को। यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, लेबर की प्रोसेस में खासतौर पे जब बच्चे का जन्म हो जाता है, प्लेसेंटा निकलता है, उस दौरान क्या होता है, यूट्रस जो है ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, तो ये आर्टरीज जो कॉइल्ड हुई रहती है ना, अगर सिंगल आर्टरी होगी और कोई साइड से प्रेशर मारेगा, तो एक ही जगह पे प्रेशर पड़ेगा और वो एक ही साइड से दबेगी और उससे थोड़ा थोड़ा सा ब्लड लीक होता रहेगा। बट ये मुड़ी तुड़ी आर्टरी है ना, तो इसको जब आप कोई गठानदार चीज को या मोड़ी हुई चीज को, आप एक धागे को देखना, अगर आपने एक धागा या एक रस्सी को बहुत ज्यादा गोल मोल बना दिया और उसको अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ के दबाओगे तो हर तरफ से प्रेशर लगेगा। जबकि अगर आप एक सीधी रस्सी पे प्रेशर लगाओगे तो जिस जगह को आप दबा रहे हो उसी जगह पे प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉइलिंग के फिनोमिनन की वजह से जो पोस्टपार्टम हैमरेज होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो कॉइलिंग का फिनोमिनन बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ल्यूटियल फेज में कॉइलिंग देखने को मिलती है, प्रोलिफरेटिव फेज में अनकॉइलिंग देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा इन आर्टरीज के साथ? ठीक है, सुपरफिशियल आर्टरी है, खत्म हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं मिलेगी आपको। तो ब्लीडिंग फेज में ज्यादा मेजर चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं, आर्टरीज जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय होने लगेगी ऊपर की लेयर की। बेसल आर्टरीज में डैमेज नहीं मिलेगा, बट सुपरफिशियल जो आर्टरीज फॉर्म हो रही है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम थिकनेस की बात करें हम, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी होगी, इंक्रीज होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ल्यूटियल फेज में इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? स्लाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि एस्ट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं इंक्रीज होगी, हल्का सा उसके कंपेयर में कम इंक्रीज होगी, बहुत मेजर इंक्रीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग फेज में कैसी रहेगी एंडोमेट्रियम की लेयर, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नॉर्मल रहेगी? डिक्रीज होगी, शेडिंग हो रही है ना, तो यहां पर ये जो लेयर है ये वापस डिक्रीज होने लगेगी, ताकि अगली साइकिल को स्टार्ट किया जा सके। तो यहां पर इस लेयर को आपने देखा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने ही पॉइंट्स हैं जो यूजुअली घुमा घुमा करके आपसे पूछे जाते हैं यूट्राइन फेज से रिलेटेड। बाकी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो चैट